नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाई आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे क्लास की खास बात यह है कि इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और साथ ही इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग बताएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ चुका है पॉलिटी से। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य, देखिए पंचायत के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु की बात कर रही है। तो देखिए पंचायत के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु तो आपको चाहिए 21 वर्ष। ठीक, ग्राम प्रधान बनना हो तो भी आपको आयु चाहिए 21 वर्ष। अब साथ ही और भारत के बहुत सारे संवैधानिक पद हैं जिनकी न्यूनतम आयु के बारे में बात करता है एग्जाम में। जैसे अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। या अगर आपको राज्यपाल बनना है, अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए ये सभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के लिए 35 वर्ष यहाँ पे न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक, 35 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर आपको मुख्यमंत्री, यहाँ पे मुख्यमंत्री के लिए आपकी न्यूनतम आयु भी यहाँ पे साथ में याद रखेंगे मुख्यमंत्री के लिए। या फिर अगर आपको लोकसभा सदस्य बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है, या फिर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। कितनी वर्ष होनी चाहिए यहाँ पे नोट करेंगे, कितनी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगर वहीं पे राज्यसभा का सदस्य बनना हो या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना हो, ठीक, ये भी नोट करेंगे। राज्यसभा या फिर विधान परिषद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। इसके लिए आपकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। तो न्यूनतम आयु आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य होने के लिए हमने बताया 21 वर्ष न्यूनतम आयु। प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, लोकसभा सदस्य बनना है, विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपको 25 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष हमने बताया, और राज्यसभा का सदस्य या फिर विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है हमारा बायो से। कह रहा है कि पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं जैव पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं इसको, जैव पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं, जैव पारिस्थितिकी इसको कहते हैं। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए सही से। देखिए जैव पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, तो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को क्या कहते हैं, जैव पारिस्थितिकी कहते हैं। यहीं पे एक शब्द आ रहा है पारिस्थितिकी, तो यहाँ पे पारिस्थितिकी के बारे में देखते हैं। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी, तो आप लोग बताएंगे पारिस्थितिकी प्राणियों और पर्यावरण के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, प्राणियों व पर्यावरण के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, प्राणियों व पर्यावरण के बीच के जो संबंध होते हैं उसको कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं, प्राणियों और पर्यावरण के बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ये बातें आप लोग को याद रखना है। पर्यावरण की बात करें, यहाँ पे पारिस्थितिकी के 2 घटक होते हैं। आइए इन घटकों के बारे में देख लेते हैं। पारिस्थितिकी की बात करें, इसके 2 घटक होते हैं। पारिस्थितिकी के 2 घटक कौन कौन से होते हैं, एक जैविक घटक होता है, और एक घटक होता है अजैविक। कौन सा, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में आता है आपका 3 उत्पाद, जैविक घटक में 3 आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, और अपघटक। जैविक घटक में 3 आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक।
उत्पादक, उपभोक्ता और आपका आता है अपघटक। क्या आता है? अपघटक। आगे इन सब चीजों के बारे में भी क्या बताएं। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीन आते हैं। और अजैविक घटक में जैसे आपका हो गया जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, जल, वायु, मिट्टी, और उसके बाद आकाश, ये सभी यानी कि आकाश यानी कि प्रकाश, ये सभी इसके अजैविक घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे इसका रिवीजन करते हैं कि पशु व्यवहार की जैविक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको जैव पारिस्थितिकी कहते हैं। हमने पारिस्थितिकी का बताया डिफिनीशन कि प्राणियों और पर्यावरण के बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। पर्यावरण और प्राणियों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके दो घटक होते हैं, एक तो जैविक घटक, इसमें तीन आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और अजैविक घटक में आपका आ जाएगा जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, ये सभी पारिस्थितिकी के अजैविक घटक होते हैं। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न फिर आ चुका है हिस्ट्री से, कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। आप लोग को सिख धर्म पढ़ाया जाएगा, उसमें ये सभी प्रश्न पढ़ाए जाएंगे सिख धर्म के बारे में। तो देखिए पहले गुरु के बारे में पूछ रहा था, जन्म इनका कब हुआ था। तो ये इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी में, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो स्थान की बात भी करें तो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी को ही ननकाना साहब कहा जाता है। इसको ही क्या कहा जाता है? ननकाना साहब भी इसे कहा जाता है। ठीक, इसको ननकाना साहब भी कहा जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे गुरु नानक के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कहे कि सिख धर्म के अगर आपसे पूछे कि संस्थापक कौन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो भी गुरु नानक आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि सिखों के पहले गुरु कौन है, सिखों के पहले गुरु, तो भी आप लोग गुरु नानक बताएंगे सिखों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि संगत व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी और लंगर की शुरुआत किसने की थी, लंगर इन सभी इसकी शुरुआत किसने की थी, तो गुरु नानक ने किया था। अगर गुरु नानक के शिष्यों की बात करें तो दो शिष्य यहाँ पे बहुत पूछे जाते हैं। शिष्यों की बात करें, गुरु नानक के शिष्यों की बात करें तो देखिए शिष्यों के बारे में दो शिष्य आप लोग ध्यान रखेंगे, एक मर्दाना और एक का नाम था लहना ही आगे चल के सिखों के दूसरे गुरु बनते हैं, जिनका नाम होता है गुरु अंगद देव। यही आगे चल करके गुरु अंगद देव बनते हैं। लहना इनका बचपन का नाम था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गुरु अंगद देव ये सिखों के किस नंबर के गुरु थे? सेकंड नंबर के गुरु होते हैं। आगे चल करके इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी मृत्यु करतारपुर में हो जाती है। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में होती है। कब होती है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1538 में इनकी मृत्यु होती है। कब होती है? 1538 में। तो ये सभी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए सिख धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्न था कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 में। और तलवंडी ननकाना साहब भी इसका नाम है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। क्योंकि एग्जाम में तलवंडी भी देता है, ननकाना साहब भी ऑप्शन में मिलता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, सिखों के पहले गुरु नानक, संगत और लंगर व्यवस्था की शुरुआत करने वाले गुरु नानक हैं। एक इनके शिष्य है मर्दाना और एक इनके शिष्य हैं लहना को ही आगे चल करके गुरु अंगद देव कहा गया। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु बनते हैं। और मृत्यु इनकी, गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में 1538 में हो गई थी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी क्लास के लिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पे फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा या फिर स्टैटिक में भी आप लोग को मिलता है आविष्कारक के बारे में, आविष्कार और आविष्कारक के बारे में। देखिए आधुनिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए जो आधुनिक थर्मामीटर है उसकी आविष्कार डेनियल गैब्रियल फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने किया था इसके आविष्कार? डेनियल गैब्रियल फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था। किसने? डेनियल गैब्रियल फ्लेमिंग। आइए चलिए अब यहाँ पे इस प्रश्न से आविष्कार और आविष्कारक के बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि वातानुकूलित
जिसे क्या बोलते हैं, वातानुकूलित को ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसी, एयर कंडीशनर। इसका आविष्कार किसने किया था, तो विलियम कैरियर ने किया था इसका आविष्कार। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आविष्कार किसने किया था, विलिस कैरियर ने। किसने किया था, विलिस कैरियर ने इसका आविष्कार किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एसी का आविष्कार, लिफ्ट का भी एग्जाम में पूछा गया है कि लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किसने किया था, ग्रेव्स ओटिस नामक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था लिफ्ट का। किसने, ग्रेव्स ओटिस नामक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछे कि फिर रडार का आविष्कार बता दीजिए किसने किया था, इसका आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। किसने, रॉबर्ट वाटसन नामक व्यक्ति ने रडार का आविष्कार किया था। आगे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक लेजर प्रिंटर के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। लेजर प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था, स्टार्क वेदर ने। किसने, स्टार्क वेदर ने लेजर प्रिंटर का आविष्कार किया था। वहीं पे बॉल पेन यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था, बॉल पेन का, तो इसका आविष्कार किए थे जे वॉन्ड नामक व्यक्ति ने बॉल पेन का आविष्कार किया था। तो इतनी बातें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि आधुनिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो डेनियल गैब्रियल एफ फ्लेमिंग ने किया था। डेनियल गैब्रियल फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था, आधुनिक थर्मामीटर का। और फ्लेमिंग आप सभी जानते हैं कि ताप का मात्रक भी होता है। वातानुकूलन या फिर एसी का आविष्कार विलिस कैरियर ने किया था। लिफ्ट का आविष्कार ग्रेव्स ओटिस ने किया था। आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्लास लेते रहिएगा, इसमें आपको रिवीजन कराते रहेंगे, आप लोग को याद होता रहेगा। ठीक, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन, लेजर प्रिंटर का आविष्कार स्टार्क वेदर ने किया था। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, कह रहा है कि हम्पी को विश्व धरोहर किसने घोषित किया था, तो विश्व धरोहर घोषित करने वाली जो संस्था है उसको यूनेस्को कहते हैं, और हम्पी को इसी ने घोषित किया था। अगर आपसे पूछे कब किया था, तो ये हुआ था, यूनेस्को घोषित कब किया गया था हम्पी को, तो ये 1986 में हुआ था। कब हुआ था, 1986 में। डेट भी आप लोग को ध्यान रखना है। हम्पी अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप लोग सुने होंगे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1336 में हुई थी। कब हुई थी, 1336 में। और इसकी राजधानी कहाँ पे थी, इसकी राजधानी आप लोग ध्यान रखेंगे विजयनगर साम्राज्य की, यही हम्पी ही इसकी राजधानी थी। कहाँ पे, हम्पी। अगर किस नदी के किनारे बोले तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, क्योंकि ये भी पूछा जाता है हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तुंगभद्रा नदी किनारे हम्पी स्थित है। और इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो हरिहर और बुक्का नामक भाई ने किया था। किसने किया था, इसकी स्थापना हरिहर एंड बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना किया था। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि हम्पी को विश्व धरोहर किसने घोषित किया, तो इसको यूनेस्को ने 1986 में विश्व धरोहर घोषित किया था। कर्नाटक में हम्पी है। और विजयनगर साम्राज्य की बात करें, इसकी स्थापना 1336 में, राजधानी इसकी हम्पी है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे ये स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए भारत में एक स्मारक बनाया गया था जिसको कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। क्या कहा गया था, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडिया गेट नहीं, इंडिया गेट तो आपका कहाँ पे है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ पे है, वो आपका नई दिल्ली में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है किसके स्वागत में बनाया गया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया है। ये एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे कि जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी भारत कब आए थे, तो ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भारत 1911 में आए। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1913 में शुरू हो गया था। आए थे 1911 में, लेकिन इसका निर्माण 1913 में शुरू हो गया था। आगे चल करके 1924 में जाकर के
1913 में 1924 में जाकर के इसका निर्माण पूरा हुआ। अगर आपसे पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कब बना तो आप लोग 1924 बताएंगे। कब बना था? 1924। जब बन के तैयार हो जाता है वो उस डेट को लिया जाता है कि कब बना। और एक चीज यहाँ से और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछा गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये भारत अरब शैली में बना गया। इसकी शैली पूछा जाता है, यानी कि स्टाइल। तो भारत अरब शैली में, भारत अरब शैली मतलब अरब और भारत की दोनों शैलियों को मिक्स करके इसको बनाया गया है। और इसके वास्तुकार अगर आपसे पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार बता दीजिए कौन है, तो आप सभी जानते हैं जॉर्ज विटेंट इसके वास्तुकार है। कौन है? जो इसके वास्तुकार हैं जॉर्ज विटेंट। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था, आपके इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न था कि जॉर्ज विटेंट और मैरी के स्वागत में बनाया गया। तो इसको क्या बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित कहाँ पे है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ठीक। और इस जॉर्ज विटेंट और मैरी कब आए थे भारत में? तो ये 1911 में आए थे और इसका निर्माण 1913 में शुरू किया गया था और बन करके तैयार 1924 में हुआ था। और ये भारत अरब शैली में बनाया गया है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, महत्वपूर्ण है। और वास्तुकार जॉर्ज विटेंट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजनीतिक दल कितने घंटे चुनाव पूर्व मौन अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता? तो ये 48 घंटे पहले अपना जो है पूर्व मौन अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। तो ये एक बातें एग्जाम में पूछी गई थी, रेलवे के एग्जाम में। तो ये आप लोग इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे, 48 घंटे पूर्व नहीं जारी करते। तो अगर आपसे पूछे कि ये जारी करने का प्रावधान किसके तहत है, तो ये जारी करने का जो प्रावधान है ये है आपके जनप्रतिनिधि अधिनियम। तो ये जारी करने का प्रावधान जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व, ये किस अधिनियम के तहत जारी किया जाता है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधिनियम 1951 के धारा 126 के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जारी किया जाता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के द्वारा इसे जारी किया जाता है। आगे यहीं पे देख लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में। यहीं पे थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखेंगे एडिशनल पॉइंट चुनाव आयोग के बारे में। अगर आपसे पूछे कि चुनाव आयोग के बारे में स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 के दिन स्थापना। इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय मतदान दिवस भी मनाते हैं। और आपके अगर आपसे पूछे पहले जो आपके चुनाव आयुक्त कौन थे, तो पहले CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अगर आपसे पूछे कि हमें पे वर्तमान समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ये है आपके ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार के बारे में एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये किस क्रम के हैं, तो ये 26वें क्रम के हैं, तो ये 26वें नंबर के हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि राजनीतिक दल कितने घंटे चुनाव पूर्व मौन अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता? तो ये 48 घंटे पूर्व अपना जो है मौन अवधि में अपना घोषणा पत्र नहीं जारी कर सकता। ठीक, और ये जारी करने का जो प्रावधान है ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 151, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है, इसके धारा 126 के तहत ये जारी किया जाता है। पहले हमने बताया चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान समय ज्ञानेश कुमार इस पद पे हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 26वां क्रम है इनका, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आपके एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना पूछा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1784 में हुई थी। और किसने किया था? विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स। और विलियम जोन्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा विलियम जोन्स से कि और इसका मुख्यालय इन्होंने कोलकाता में बनवाया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
उस सोसाइटी की जो स्थापना है, इसकी स्थापना कोलकाता में बनवाया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता आप सभी जानते हैं बंगाल में स्थित है। यहाँ पे इसकी जो है बना था आपका हेडक्वार्टर। तो इसके हेडक्वार्टर के बारे में भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इन्होंने कालिदास की कुछ रचनाओं का अनुवाद किया था, तो कौन कौन सी रचनाएं अनुवाद किए थे, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम और एक ऋतु संहार। अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतु संहार, इन दोनों पुस्तक के लेखक के बारे में आप सभी जानते हैं। इनका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अगर आपसे पूछे कि इसका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए फेमस कौन है, तो विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतु संहार के लेखक के बारे में आप सभी जानते हैं किसने लिखा था इसको, तो कालिदास इसके लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? कालिदास हैं, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। इसका मुख्यालय कोलकाता बंगाल में स्थित है। अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतु संहार, इसकी अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था और इसके लेखक कालिदास हैं। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर ये कालिदास को ही कहा जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी है महत्वपूर्ण, हिस्ट्री से है लेकिन महत्वपूर्ण है। नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया था, तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। लेकिन ये भारत में जिस जगह पे आक्रमण किया था, अगर आपसे पूछे कि नादिर शाह ने भारत पर कहाँ आक्रमण किया था, तो ये दिल्ली को लूटा था। कहाँ, किसे लूटा था? दिल्ली को लूटा था। और इस समय दिल्ली के अगर आपसे पूछे कि शासक कौन था, तो इस समय दिल्ली के जो शासक थे वो मोहम्मद शाह रंगीला थे। कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला थे। इनके में दम वैसे ही नहीं था और ऊपर से नादिर शाह अब्दाली आक्रमण कर दिया था। और भारत से ये क्या लूट कर ले गया, ये भी बातें एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत से ये क्या लूट कर ले गया था, तो तख्ते ताउस। सबसे पहले तो ये हड़पा था तख्ते ताउस। तख्ते ताउस के बारे में बात करें, ये पूछा जाता है कि इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूर सिंहासन। ये हड़प के ले गया था मयूर सिंहासन। और दूसरा चीज जो ले गया था ये कोहिनूर हीरा भी ये लूट कर भारत से ले गया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से खोजा गया था, आंध्र प्रदेश, इसे ले गया था। और नादिर शाह के पूछा जाता है इसे क्या कहा जाता है, इसकी उपमा, तो इसको ईरान का नेपोलियन कह के संबोधित किया जाता है। ईरान का नेपोलियन इसे कहा जाता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया। डेट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में डेट ही पूछा गया है। 1739 में। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था और इस समय मोहम्मद शाह रंगीला की शासन था यहाँ पे दिल्ली में, और लूट कर ये भारत से तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोहिनूर हीरा के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ से मिला था, तो ये गोलकुंडा की खान से। तख्ते ताउस का आप लोग बता सकते हैं किसका निर्माण किसने करवाया था, तो अगर आप बता सकते हैं तो बताइए किसका निर्माण किसने कराया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। तो देखिए, परमाणु ऊर्जा अगर उत्पादन करते हैं, वैसे आप सभी जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पदार्थ है। तो इससे अगर हम लोग इसका उपयोग करते हैं और हो सकता हो कहीं पे दुर्घटना कोई हो जाए, जैसे इसकी रेडियोधर्मी जो इसके कचरे होते हैं वो फैल जाए, कहीं पे फैलाव हो जाए, तो या फिर जो रेडियोधर्मी कचरे हैं इसका भंडारण, अगर आप लोग इसको नष्ट भी करना चाहते हैं तो इसका भंडारण या फिर इसका रख रखाव करने का बहुत ही समस्या होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। या फिर इसका निपटान करने का जो समस्या होता है, कहाँ पे ले जाकर के आप इसे नष्ट करेंगे। आप समुद्र में ले जाके डालेंगे तो भी वहाँ पे जीव रहते हैं, उनको नुकसान पहुँचेगा। आप जमीन के नीचे डालेंगे तो भी वो कहीं ना कहीं किसी दुर्घटना में निकल सकता है बाहर। ठीक, या फिर उसका क्या हो सकता है, आकस्मिक रिसाव हो सकता है। आप जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं उसका हो सकता है आकस्मिक
रिसाव हो सकता है, जैसे एक बार हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, तो वो तो आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड था, लेकिन अगर परमाणु ऊर्जा उत्पादन का जो मटेरियल है वो रिसाव हो जाए तो बहुत सारी जो है दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी मानवकृत बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। तो इस वजह से ये सभी समस्याएं होती हैं। आकस्मिक रिसाव भी हो सकता है या फिर प्राकृतिक आपदा कोई आ जाए, जैसे जहाँ पे आपका परमाणु ऊर्जा प्लांट है वहाँ पे बाढ़ आ जाए या फिर भूकंप आ जाए तो भी वो लीक कर सकता है जिससे जान माल की बहुत ही ज़्यादा हानि हो सकती है। ठीक, या फिर जहाँ पे परमाणु ऊर्जा का प्लांट लगा है वहाँ पे कोई आतंकवादी अपना मिसाइल गिरा दे तो भी वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये सभी यहाँ पे समस्या है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन का जो खतरा है, ये सभी समस्या है जो आपको यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। यहाँ पे आप लोग इसे देखें। चलिए तब इसका रिवीजन करते हैं कि कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। तो रेडियोधर्मी कचरा का भंडारण करना खतरा है, उसका निपटान करना खतरा है। आकस्मिक अगर रिसाव हो जाता है तो भी खतरा बना रहता है उस बात का भी। प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती है या फिर आतंकवाद हमला कोई हो जाता है तो वो परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा बन सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि किसको काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी हुआ था। तो देखिए जो काकोरी ट्रेन डकैती है ना, इसका नाम बदल दिया गया है, इसको नाम बदल दिया गया है। तो इसका नया नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नया नाम क्या हो चुका है। तो इसको कहा जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या कहा जाता है? काकोरी ट्रेन एक्शन। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसका नाम कब चेंज किया गया। तो इसका नाम 1921 में चेंज 2021 में चेंज किया गया था। कब इसका नाम चेंज किया गया? तो इसका नाम 2021 में। तो इसकी घटना कब हुई थी? परमाणु ट्रेन काकोरी ट्रेन एक्शन, ये घटना अगर आपसे पूछे कब हुई थी तो ये हुई थी आपकी, तो ये घटना अगर आपसे पूछे कब हुई थी तो ये हुई थी 9 अगस्त। यहाँ पे नोट कर लीजिए, चाहे जहाँ नोट करिए। तो ये हुई थी घटना जो 9 अगस्त 1925 को। कब हुई थी ये घटना? 9 अगस्त 1925 को। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें फांसी किसको हुई थी? तो यहाँ पे 4 लोगों का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। एक राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें फांसी हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल। और एक आपका होता अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, राजेंद्र लाहाड़ी, इनको फांसी हुई थी। और आप लोग आपके रोशन सिंह का नाम याद रखेंगे, रोशन सिंह का नाम याद रखेंगे। इन 4 लोगों को फांसी हुई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को। काकोरी एक लखनऊ के पास एक जगह थी काकोरी, वहां पे एक ट्रेन थी। ट्रेन का नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन को HRA के क्रांतिकारियों द्वारा, अगर क्रांति पूछे कि कौन सा क्रांतिकारी संगठन इसमें शामिल था, तो क्रांतिकारी जो संगठन था उसका नाम भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। उस क्रांतिकारी संगठन का नाम था HRA, जिसको कहा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके सदस्यों ने, ये सभी जो थे इसी के सदस्य थे, तो इसको कहा जाता है, इस संगठन को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आगे चल करके 1928 में इसका नाम बदल दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम कर दिया गया। 1928 में इसका नाम भी बदला गया है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके सदस्यों ने, एक ट्रेन थी जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था, उसे लूट करके ये जो है इस एक्शन को इन लोगों ने अंजाम दिया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए इसका रिवीजन करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसको काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी हुआ था। तो हमने बताया राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह, इनको फांसी हुआ था। और इसमें कौन से क्रांतिकारी संगठन शामिल था? HRA, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा जाता है। आगे चल करके 1928 में इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। ठीक, और इस घटना का जो नाम है डकैती समाप्त करके इसको कहा गया काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका नाम 1921 में बदला गया। 9 अगस्त 1925 की ये घटना, ट्रेन का नाम 8 डाउन ट्रेन था। अगला प्रश्न है,
ये WTO के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। लेकिन अगर इसी ही कहा जाता है WTO की पूरी यहाँ पे बात करें, अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1 जनवरी, पूरा डेट आप लोग याद रखेंगे, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और मार्केस संधि के द्वारा ये पूछा जाता है कि किस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। मार्केस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। किस संधि के द्वारा? मार्केस संधि के द्वारा। और किसकी जगह स्थापना हुई थी? तो इसकी जगह पे एक संगठन काम कर रहा था जिसका नाम है GATT। किसकी जगह पे इसकी स्थापना हुई थी? GATT संगठन के जगह पे इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1947 में हुआ था। ठीक, WTO की बात करें या फिर विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय की बात करें तो ये जिनेवा में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? जिनेवा में, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें सदस्य देश कितने हैं यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि WTO में सदस्य कितने हैं तो 164 इसमें सदस्य देश है। कितने? 164 सदस्य देश हैं। और इसके हेड कौन है, इसकी महानिदेशक कौन है? तो नागोजी यहाँ पे नोट करेंगे, नागोजी ओंकाजा इवेला यहाँ की क्या है? नागोजी ओंकाजा इवेला यहाँ की क्या है? हेड है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नाइजीरिया की रहने वाली हैं। अगर ये पूछे कहाँ की रहने वाली हैं तो नाइजीरिया की रहने वाली हैं। तो ये भी बातें आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में या फिर 1 जनवरी 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। मार्केस संधि के द्वारा स्थापना हुई थी। 164 इसमें सदस्य देश हैं। किसकी जगह स्थापना हुई थी? GATT के जगह पे 1947 में GATT की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। ठीक, हेड इसकी नागोजी ओंकाजा इवेला है। अगला प्रश्न है कि पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होता है। ये इन पाक जलडमरू मध्य या फिर मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से श्रीलंका अलग होता है। क्या अलग होता है? श्रीलंका अलग होता है। ठीक, श्रीलंका के बारे में बात करें, ये और भी किससे अलग होता है? भारत से इसी के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में रामेश्वरम द्वीप है। अगर आपसे पूछे कि रामेश्वरम द्वीप किन 2 देशों के बीच में है तो भारत और श्रीलंका के बीच में। और एक आपको आदम ब्रिज अगर आपसे पूछे किसके बीच में है तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। या फिर इसे कहा जाता है राम सेतु भी किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए कुछ जल डमरू मध्य के बारे में देख लेते हैं, या फिर जल डमरू मध्य को ही जल संधि कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि मलक्का जल संधि किसके बीच में है? मलक्का जल संधि ये किसके बीच में? तो जो आपकी मलक्का जल संधि है ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। किसके बीच में है? ध्यान रखेंगे, इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच में ये जल संधि है। किसके बीच में? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। एक जल संधि आप बताएंगे कि बेरिंग जल संधि किसके बीच में है? तो बेरिंग जल संधि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम से संबंधित जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ये रूस और अमेरिका के अलास्का के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे रूस और अमेरिका के बीच में इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए इसका रूस का साइबेरिया प्रांत और अमेरिका का अलास्का प्रांत ये दोनों मिलते हैं। तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी से यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाक जल डमरू मध्य मन्नार की खाड़ी, इसको पाक जल संधि भी बोलते हैं। और रामेश्वरम द्वीप और आदम ब्रिज जिसे राम सेतु भी बोलते हैं, ये किसके बीच में स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मलक्का जल संधि ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। इंडोनेशिया और मलेशिया। बेरिंग जल संधि की बात करें ये रूस और USA के बीच में स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस पौधे में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं? तो कुछ पौधे, जैसे एग्जाम में तो ये आपको बॉटनी से प्रश्न है। ठीक, बॉटनी से प्रश्न है। ठीक, किस पौधे में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं? तो छिपे हुए प्रजनन अंगों की बात करें ये मर्सीलिया में होता है। किस में होता है? मर्सीलिया। ये जो छिपे हुए प्रजनन अंग वाले जितने भी पौधे होते हैं, जैसे मर्सीलिया हो गया, अन्य कुछ पौधे जिनमें छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं, जैसे आपका कवक हो गया, कवक में भी छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं। शैवाल हो गया। इसके अलावा फर्न हो गया, फर्न। मांस हो गया, मांस को ही आप लोग क्या कहते हैं? काई कहते हैं।
मास को क्या कहते हैं, काई कहते हैं। या फिर हॉर्ट सेल हो गया, हॉर्स टेल इसको बोलते हैं, क्या, हॉर्स टेल। इन सभी में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं। और किस में होते हैं छिपे हुए प्रजनन अंग, तो ऑप्शन में तो मार्सिलिया दिया था, वही देता है ऑप्शन में जिसे आप लोग को नहीं पता होता है कि ये हो सकता है कि नहीं इसका जवाब। तो देखिए मार्सिलिया, इसके अलावा मार्सिलिया के अलावा कवक भी याद रखेंगे, शैवाल, फर्न, मास और हॉर्स्टेल, इन सभी में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं। जिनमें छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं ऐसे पौधों को कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स। क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगेम्स पौधे ऐसे कहा जाता है। इस पौधे को क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और या फिर हिंदी में इसको अपुष्पोद्भिद पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपुष्पोद्भिद पौधा इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अपुष्पोद्भिद पौधा इसको बोलते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब क्रिप्टोगेम्स और अपुष्पोद्भिद पौधे को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका थैलोफाइटा, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके बारे में फिर कभी पढ़ेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि इसमें से क्रिप्टोगेम्स कौन से पौधे क्रिप्टोगेम्स नहीं होते हैं। तो देखिए 3 पौधे होते हैं, 3 तरह के पौधे, एक तो थैलोफाइटा होता है, एक ब्रायोफाइटा और एक होता है आपका, थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, और एक टेरिडोफाइटा। क्या होता है, टेरिडोफाइटा। ये होते हैं क्रिप्टोगेम्स पौधे, और इनमें पुष्प और बीज नहीं होते हैं। क्रिप्टोगेम्स पौधे में यहाँ पे देखिए अपुष्पोद्भिद, मतलब इसमें पुष्प और बीज दोनों नहीं होते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्रिप्टोगेम्स में पुष्प और बीज इसमें दोनों नहीं होते हैं। क्या होते हैं, पुष्प और बीज नहीं होते हैं। ये भी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पुष्प और बीज इस पौधे में नहीं होते हैं। और जो इनका प्रजनन होता है इस तरह के पौधों का, वो होता है बीजांड के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बीजाणु द्वारा इसका प्रजनन होता है। किसके द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा इसका प्रजनन होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, किस पौधे में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं, हमने बताया मार्सिलिया हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, फर्न हो गया, मास हो गया, हॉस्टेल हो गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है। और जिसमें छिपे हुए प्रजनन होते हैं उन पौधों को क्रिप्टोगेम्स कहते हैं या फिर अपुष्पोद्भिद पौधा कहते हैं। ठीक, क्रिप्टोगेम्स 3 तरह के होते हैं, एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा और एक होता है टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टोगेम्स को 3 भागों में बांटा गया है। और क्रिप्टोगेम्स जो पौधे होते हैं उसमें पुष्प और बीज नहीं होता है, प्रजनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया जो होती है उसको किण्वन कहते हैं, किण्वन। ठीक, फर्मेंटेशन। ठीक, और किण्वन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और किण्वन के बारे में पूछा गया है कि इसकी खोज किसने की थी। तो किण्वन की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं लुई पाश्चर हैं। कौन हैं, लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज किया था। और इसमें जो किण्वन में एक कोशिकीय जीव होता है, जो इसमें एक कोशिकीय जीव होता है जिसको क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके जीव को क्या कहते हैं, ईस्ट को ही क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं। इस जीव को ईस्ट या फिर खमीर कहते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किण्वन की प्रक्रिया के कुछ उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे दही बनना, उदाहरण। चलिए ये उदाहरण लिखा है, इसे आप लोग समझिए। जैसे दही बनना, ये दही जमना, ये किण्वन प्रक्रिया में, दही में किण्वन प्रक्रिया होती है तभी वो खट्टा होता है। ब्रेड किस प्रक्रिया के कारण बनता है, वो किण्वन के कारण। शराब पूछ ले, किण्वन, शराब, अल्कोहल को ही शराब बोलते हैं, तो वो किण्वन प्रक्रिया के कारण बनता है, किण्वन से बनता है। और एक सिरका भी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनता है। और गीले आटे का खट्टा होना, तो ये भी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब गीला आटा कोई रख देंगे रात भर तो सुबह में वो खट्टा हो जाता है, तो वो उसमें भी फर्मेंटेशन हो जाता है, तो इस वजह से वो खट्टा हो जाता है। तो इतना एग्जाम्पल और तरह तरह की बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। साइंस में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन होती है। किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने एग्जाम में पूछा गया है। इसमें जो एक कोशिकीय जीव होता है उसको ईस्ट या फिर खमीर कहते हैं। एक कोशिकीय जो जीव होता है उसको कहते हैं ईस्ट या फिर
खमीर। और इसमें उदाहरण दही भी किण्वन प्रक्रिया से, ब्रेड भी किण्वन प्रक्रिया से, शराब, सिरका, गीले आटे का खट्टा, ये सभी किण्वन का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम्पल के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक, तो क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में, सभी दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट में आप इसमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाकर के आप इस क्लास का पीडीएफ पा सकते हैं, इस बोर्ड का पीडीएफ पा सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, जिससे आप लोग को पीडीएफ की भी टेंशन नहीं है, नोट्स बनाने की भी टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न करंट अफेयर से। क्या कह रहा है, हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो तिमोर लेस्ते का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू को मिला है। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में ध्यान रखेंगे, भारत की राष्ट्रपति हैं, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, तिमोर लेस्ते का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इस पुरस्कार का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो इसको नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर अवार्ड है। क्या इसका नाम है? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर अवार्ड, इस अवार्ड का नाम है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इन्हीं को एक अवार्ड और मिला है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर अवार्ड, अगर आपसे पूछे किसको मिला है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर अवार्ड, अगर आपसे पूछे किसको मिला है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार, ये पुरस्कार किसको मिला है? तो वो भी आपको द्रौपदी मुर्मू को मिला है। किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। और ये किस देश का, अगर आपसे पूछे कि पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो फिजी का पुरस्कार है। द्रौपदी मुर्मू से संबंधित एक पुस्तक आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछे कि विंग्स टू आवर होप्स नामक पुस्तक किसकी है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विंग्स टू आवर होप नामक पुस्तक किसकी है, आवर होप्स नामक पुस्तक किसकी है, तो इस पुस्तक का भी संबंध जो है, इस पुस्तक का संबंध भी द्रौपदी मुर्मू जी से है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है द्रौपदी मुर्मू जी के, हमारी राष्ट्रपति हैं। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार जो कि फिजी का है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार ये फिजी का है, ये भी किसे मिला है? द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। और तिमोर लेस्ते का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमने बताया, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर, इस पुरस्कार का नाम है। विंग्स टू आवर होप्स नामक पुस्तक भी किससे संबंधित है? तो इसका संबंध भी आप लोग याद रखेंगे, ये द्रौपदी मुर्मू से इस पुस्तक का संबंध है। इनके जो प्रमुख भाषण है उसका संकलन मिलेगा इस पुस्तक में। ठीक, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे स्टैटिक का पार्ट होता है कि ये क्रांति किससे संबंधित है। और डिटेल में क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, इन सभी क्रांतियों के बारे में डिटेल में पूछी जाती है। ठीक, और अन्य अगर आपसे पूछे पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये तिलहन से संबंधित क्रांति है। इस तरह की क्रांतियां पूछी जाती है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, जनक वगैरह बाद में पढ़ेंगे, लेकिन श्वेत क्रांति, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति के बारे में पूछा जाता है। ठीक, हरित क्रांति ये खाद्यान्न से या फिर अन्न से, चलिए खाद्यान्न भी लिख लीजिए, खाद्यान्न से संबंधित है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक, हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है। ग्रे क्रांति अगर आपसे पूछे किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है ग्रे क्रांति। अगर आपसे पूछे कहीं पे लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति, तो देखिए लाल क्रांति जो था वो मांस और टमाटर के लिए था। किसके लिए था? मांस एंड टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति। और अगर गुलाबी क्रांति पूछ ले किससे संबंधित है, क्योंकि गुलाबी क्रांति भी पूछा जाता है, गुलाबी क्रांति, तो ये आपका था गुलाबी क्रांति, ये झींगा मछली से उत्पादन था। झींगा मछली आप लोग जानते होंगे, झींगा मछली से संबंधित था। और गुलाबी क्रांति ही प्याज उत्पादन से भी संबंधित था। प्याज गुलाबी होता है ना, तो ये भी प्याज उत्पादन से संबंधित था। और एक और आप लोग अगर रजत क्रांति पूछे,
रजत क्रांति ये किससे संबंधित था? तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित था। किससे? अंडा उत्पादन। तो इस तरह से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से था। तो इस तरह से क्रांतियां थी, आप लोग को बताया जाएगा। और कम से कम इतनी क्रांतियों के बारे में आप लोग ध्यान रखें कि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज उत्पादन से संबंधित था। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन और प्याज, ठीक। श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित था। तो ये सभी भारत की कुछ क्रांतियां थी जो कि फसलों के उत्पादन या फिर इन सभी खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए, उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए, उसके जो खाद वगैरह बीज वगैरह को अपग्रेड करने के लिए चलाया गया था। इसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग शामिल है। तो देखिए जेनेटिक्स इंजीनियरिंग जीन क्रांति में शामिल है। किसमें? जीन क्रांति में ही जेनेटिक्स इंजीनियरिंग किया जाता है, जीन क्रांति में। और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अगर आपसे पूछे क्या है, अगर आपसे पूछे कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग आखिर किसे कहते हैं, तो जीवों के जो डीएनए होता है, जीवों के डीएनए में हेराफेरी कर करके, जीवों के डीएनए में हेराफेरी कर करके, हेराफेरी एक मूवी का नाम, हेराफेरी करके उसके गुणों में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। उसके गुणों में क्या करना? गुणों में परिवर्तित करना जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहलाता है। लेकिन ये कानूनी तरह से ये इलीगल है, इसको किया नहीं जाता है। बस ये भारत में 1-2 फसलों पे ही केवल किया जाता है, और वैसे तो ये पूरी तरह से बैन है भारत में। और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, ठीक, जीवों के डीएनए में हेराफेरी, जैसे कोई फसल है उसको अधिक उत्पादन हाइब्रिड फसल उसको बना देते हैं, उसके बीज को, ठीक। कोई कम लंबा है तो उसको अधिक लंबा कर दिए, मोटा है तो उसको पतला कर दिए, पतला है तो मोटा कर दिए, ठीक। उसके गुणों में परिवर्तन, जैसे कम मीठा है तो अधिक मीठा कर दिए, कोई फल मीठा है तो उसको खट्टा कर दिए, उसको जीन में उसके परिवर्तन करके, डीएनए में हेराफेरी करके। तो उस तरह के इंजीनियरिंग को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में जीवों में भी हेराफेरी किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल फसलों में ही, जीवों में भी हेराफेरी किया जाता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे जेनेटिक्स की खोज किसने किया था, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जेनेटिक्स की खोज किसने किया था? तो जेनेटिक्स की खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विलियम बेटसन। कौन है? विलियम बेटसन। जेनेटिक्स की खोज किया था किसने? विलियम बेटसन जेनेटिक्स की खोज किया था। और कब किया था ये छोड़िए, अगर आपसे पूछे कि जीन शब्द का खोज किसने किया था, जीन शब्द का खोज किसने किया था, तो ये देने वाले हैं जोहानसेन ने क्या किया था? जीन शब्द का खोज किया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये डब्ल्यू वाल्डेयर नामक व्यक्ति ने गुणसूत्र नामक शब्द दिया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था भैया बायो से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो रहने दीजिए, फिर रिवीजन किया जाएगा, तब समझ लीजिएगा। दिमाग मत अपना खराब करिएगा। देखिए जेनेटिक्स इंजीनियर किसमें शामिल है? तो जीन क्रांति जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहलाता है। इसमें जीवों के डीएनए में हेराफेरी करके उनके गुणों में परिवर्तित करना जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है। और जेनेटिक्स की खोज विलियम बेटसन नामक व्यक्ति ने किया था, और जीन नामक शब्द जोहानसेन नामक व्यक्ति ने दिया था। और गुणसूत्र शब्द की खोज किसने किया था? डब्ल्यू वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द की खोज किया था। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अरुंधति राय ने बुकर पुरस्कार जीता था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में ये जीता था बुकर पुरस्कार। किस उपन्यास के लिए? इनके उपन्यास भी पूछा जाता है कि किस उपन्यास के लिए ये जीती थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स,
इस उपन्यास के लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए कुछ भारतीय महिलाओं के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आप लोग बताएंगे आरती शाह। अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह। अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो उनका नाम है आपके तन्वी शाह। क्या नाम उनका? तन्वी शाह। इन्होंने सबसे पहले भारत में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। क्या नाम है? बछेंद्री पाल। अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पे अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार अगर आपसे पूछे कि चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला कौन है, उनका नाम है संतोष यादव। क्या नाम है? संतोष यादव। ये एशिया की भी पहली महिला थी, संतोष यादव। इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ा था। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के शेरनियों के बारे में है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय, 1997 में। उपन्यास इनका था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनके लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। इंग्लिश चैनल को हमने बताया पार करने वाली पहली महिला आरती शाह है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव हैं। तो ये सभी प्रश्न आप लोग इससे रिलेटेड याद रखेंगे। बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? ये एक पुस्तक है बहुरूपी गांधी, जिसको लिखा था अनुबंधोपाध्याय नामक व्यक्ति ने। किसने लिखा था? अनुबंधोपाध्याय नामक व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखा था। अनुबंधोपाध्याय नामक व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखा था। आइए चलिए, भारत का जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस दौरान बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी और उसके बारे में पूछा जाता है। वैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय नहीं, और भी भारत की पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। जैसे देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप सभी जानते होंगे। ये भारत के लेजेंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछे कि कागज थे कैनवास, ये पुस्तक किसकी है? कागज थे कैनवास, ये पुस्तक किसकी है? ये अमृता प्रीतम की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? एग्जाम में पूछा जाता है कागज थे कैनवास, ये पुस्तक पूछा जाता है कि ये किसकी पुस्तक है, तो अमृता प्रीतम की पुस्तक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये पुस्तक भी आप लोग बताएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये पुस्तक किसकी है? तो ये ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसकी पुस्तक है? खुशवंत सिन्हा की। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पुस्तक है खुशवंत सिन्हा की पुस्तक है। ठीक, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। एक पुस्तक और आप लोग बता दीजिए, बस एक पुस्तक गार्डनर के बारे में बताइए, ये किसकी पुस्तक है? गार्डनर, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। इन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा, राष्ट्रगीत भी लिखा। अरे, भारत का राष्ट्रगान लिखा और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा। ठीक, इन्होंने ही। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। और भी इनकी पुस्तकें हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया है अभी वो याद रखेंगे। गार्डनर के बारे में पूछा गया है, तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो अनुबंधोपाध्याय नामक व्यक्ति की पुस्तक है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिन्हा की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और कागज थे कैनवास, ये अमृता प्रीतम इसके राइटर हैं। और गार्डनर पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी इन्होंने ही लिखा। रिवीजन करते हैं, नहीं रिवीजन नहीं। केरल में मोपला विद्रोह, देखिए 1921 में ये मोपला विद्रोह हुआ था, जिसको मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। मालाबार, क्योंकि केरल के तट को
मालाबार कहा जाता है, तो इसी वजह से इस विद्रोह को मालाबार विद्रोह हुआ था। एक जनजातीय विद्रोह था, इसके नेता भी पूछा जाता है कौन थे, तो इसके नेता अली मुस्लियार थे। देखिए भारत में बहुत सारे विद्रोह भी हुए थे, भारत में बहुत सारे विद्रोह हुए और उनके बारे में पूछा जाता है कि ये विद्रोह किस जनजाति ने की, कहाँ पे की, क्यों की, तो ये भी बातें एग्जाम में पूछी जाती। तो देखिए इसके नेता जो थे अली मुस्लियार थे। कौन थे? अली मुस्लियार नामक व्यक्ति इसका नेतृत्व किए थे। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है मोपला विद्रोह के बारे में। और भारत में कई सारे विद्रोह हुए थे, जैसे अगर आपसे पूछे कि कुछ विद्रोहों के बारे में, उनके नेता और वो विद्रोह कब हुए थे, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे संथाल विद्रोह पूछे कहाँ पे हुआ था, तो ये बिहार और बंगाल में हुआ था। संथाल विद्रोह, तो ये बिहार, संथाल विद्रोह की बात करें ये कहाँ पे हुआ था, तो ये बिहार और बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? बिहार और बंगाल में संथाल विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मुंडा विद्रोह, तो देखिए उस समय जो है मुंडा जनजाति आप सभी जानते हैं अधिक मात्रा में झारखंड में रहता है। झारखंड में मुंडा विद्रोह होता है, मतलब मुंडा जनजाति अधिक झारखंड में पाए जाते हैं। लेकिन जब विद्रोह हुआ था तो झारखंड और बिहार दोनों एक में थे, तो इस वजह से ये बिहार का आंदोलन था। अगर आपसे पूछे कि पाइका विद्रोह भी हुआ था, ये पूछेगा एग्जाम में कि ये कहाँ पे हुआ था, तो पाइका जो विद्रोह है वो उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे? उड़ीसा में हुआ था पाइका विद्रोह। उसी तरह से नील विद्रोह अगर आपसे पूछे कहाँ पे हुआ था, नील विद्रोह, तो नील जनजाति के द्वारा नील विद्रोह की बात करें, ये बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में हुआ था। वहीं पे एक विद्रोह कूका, आप लोग ध्यान रखेंगे, कूका विद्रोह कहाँ पे हुआ था, ये पंजाब में होने वाला विद्रोह है। तो इस तरह से कुछ विद्रोह और उनके नेता और वो विद्रोह किस जगह पे हुआ था, कब हुआ था, ये बातें एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे एक एक करके धीरे धीरे हम लोग उन सभी प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। कोई भी कुछ चीज छूटेगा नहीं आपके एग्जाम के लिए, ठीक। किलर में मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। मालाबार विद्रोह भी इसे कहा जाता है, नेता अली मुस्लियार। इसी तरह से जो भी विद्रोह आएगा आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे हुआ, उसको किस नाम से जाना जाता है, कौन से जनजाति ने किया था, कहाँ पे किया था, कब किया था, और नेता कौन थे। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था, कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, संथाल विद्रोह बिहार और बंगाल में, मुंडा विद्रोह जो है बिहार में हुआ, और पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि कौन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। कंप्यूटर में ओएस की बात करें, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। फुल फॉर्म भी पूछता है कि ओएस का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए अगर एप्पल का कोई डिवाइस है, एप्पल का कंप्यूटर है, तो एप्पल अपना जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम रखा है मैक ओएस, उसको कहते हैं मैक ओएस। वहीं माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, इसकी जो प्रोसेसिंग है इसको कहते हैं MS डॉस। क्या कहते हैं इसको? MS डॉस कह के संबोधित करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी तरह से अन्य भी कुछ आपके यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे, जैसे विंडोज 11, विंडोज आपका विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज इसके अलावा 9 तो नहीं है, 10 है, 11 है, और विंडोज में भी आता है विंडोज विस्टा। यहाँ पे नोट करेंगे विंडोज विस्टा, इसको इंग्लिश में लिखिए, नहीं तो कहेंगे ये क्या है। वैसे भी हम विंडोज हिंदी में लिख रहे हैं, विंडोज विस्टा हो गया, और एक आता है विंडोज XP। ये सभी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं। विंडोज के ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत अधिक मात्रा में चल रहे हैं। और अन्य भी कुछ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कोई भी उसमें हेरा फेरी कर सकता है, कोई भी उसका प्रोग्राम को जो है अपने अनुसार चेंज कर सकता है, जैसे लिनक्स हो गया, जेनेक्स हो गया। क्योंकि ऑप्शन में ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, जेनेक्स, यूनेक्स, ये सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ये कंप्यूटर का प्रश्न है, यहाँ पे कंप्यूटर के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में। तो देखिए कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया एप्पल का मैक ओएस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज के लिए हमने बताया विंडोज 7, 8
11 और विंडोज विस्टा भी आता है, विंडोज एक्सपी आता है। तो ये सभी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अन्य कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, जेनेक्स, ये फिर हमने बताया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, डेंगवैक्सिया किस रोग के लिए है? डेंगवैक्सिया वैक्सीन, तो ये एक वैक्सीन है और इस तरह के प्रश्न आपको साइंस में मिलेंगे या फिर करंट अफेयर में मिल सकते हैं। करंट अफेयर में मिलेंगे, अगर कोई लेटेस्ट कोई वैक्सीन खोजी गई उसके बारे में एग्जाम में पूछ रहा है तो ये डेंगू के लिए था। डेंगू के लिए एक मलेरिया के लिए वैक्सीन बनाया गया है, मलेरिया के लिए, वो भी आप लोग यहीं पे याद रखेंगे। उसको कहा जाता है मास क्यूरिक्स। अगर आपसे पूछे कि मास क्यूरिक्स किसकी वैक्सीन है, मास क्यूरिक्स किसकी वैक्सीन है, तो मलेरिया की वैक्सीन है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कोवैक्सीन अगर आपसे पूछे कि किस चीज की वैक्सीन है, कोवैक्स वैक्सीन किसकी वैक्सीन है, तो कोवैक्सीन आप लोग जानते हैं कोविड जो 19 फैला था महामारी, आप लोग भूलेंगे नहीं कोविड 19। वैसे कोविड 19 की ये स्वदेशी वैक्सीन थी। कोवैक्सीन मतलब भारत बनाया था स्वदेशी वैक्सीन, और दुनिया को बचाने वाला भारत ही है। ठीक, तो वो आपके कोविड 19 की वैक्सीन थी। हेवीश्योर एक वैक्सीन है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। हेवीश्योर ये किस चीज की वैक्सीन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे हेपेटाइटिस की वैक्सीन है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन को क्या कहते हैं, हेवीश्योर कहते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी रूस ने एक वैक्सीन बनाया था जिसका नाम है mRNA, तो ये वैक्सीन है। पूछे, अगर आपसे पूछे कि mRNA वैक्सीन किस चीज की वैक्सीन है, तो ये रूस ने बनाया है और ये लंग्स कैंसर की वैक्सीन है। और रूस ने, करंट अफेयर का ये प्रश्न है, और रूस ने घोषणा भी किया था कि ये अपने जो नागरिक हैं उनको मुफ्त में लगाएगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जिसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, सर्वावैक्स के बारे में बताएंगे। सर्वावैक्स किस चीज की वैक्सीन है, तो ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। किसकी वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे इसका रिवीजन करेंगे, डेंगवैक्सिया वैक्सीन किस रोग के लिए, डेंगू के लिए है, जैसे यहाँ पे मैच भी कर रहा है। मलेरिया की वैक्सीन मास क्यूरिक्स है, कोविड 19, और इसको कहते हैं कोवैक्सीन, कोविड 19 का स्वदेशी वैक्सीन है। और हमने बताया हेवीश्योर हेपेटाइटिस की वैक्सीन है। mRNA वैक्सीन लंग्स कैंसर का, सर्वावैक्स सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है। तो ये वैक्सीनों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है, तो देखिए उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है। उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है। उड़ीसा में ही और भी चीजें हैं, अभी बता रहे हैं। पहले सूर्य मंदिर का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए सूर्य मंदिर के बारे में पूछेगा, किसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। किसने, नरसिंह देव फर्स्ट। और ये पूछेगा किस वंश का शासक था, तो ये गंग वंश का शासक था। और इसका निर्माण जो 1250 बीसी में इसका निर्माण हुआ था सूर्य मंदिर का। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसको क्या कहा जाता है, इसको अन्य नाम क्या है, तो इसको कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोणार्क मंदिर भी इसे कहा जाता है। इसको ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्या कहता है, ब्लैक पैगोडा भी इस मंदिर को कहा जाता है। ठीक, स्वर्ण पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। ठीक, इसकी शैली पूछेगा, किस शैली में बनाया गया है। उत्तर भारत की हमने बताया जितनी भी मंदिरें हैं वो नागर शैली में आपको मिलेंगी। दक्षिण भारत की जितनी भी मंदिरें हैं वो द्रविड़ शैली में मिलेंगी। और कुछ अन्य चीज अगर आपसे पूछे कि आपका लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में। अगर आपसे पूछे कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, जगन्नाथ मंदिर, तो ये दोनों मंदिर आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दोनों मंदिर कहाँ पे है, ये उड़ीसा में ही है। ठीक, तो इतनी बातें उड़ीसा से आप लोग याद रखेंगे। चलिए, पहले तो हमने बताया कि किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और ये आप लोग बता सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि नहीं। तो देखिए, निर्माण इसको किसने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने, गंग वंश के शासक थे। 1250 में से बनाया गया था। कोणार्क मंदिर भी इसे कहते हैं, ब्लैक पैगोडा भी इसे कहते हैं। और शैली ये नागर शैली में बनाया गया मंदिर है। और लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अरे पीछे हो गया, पीछे बढ़ गए हम लोग। छोटी आंत की आंतरिक परत में जो उंगलियों की जैसी उभार को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दीर्घरोम। एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, उसको दीर्घरोम बोलते हैं। जो उंगलियों के जैसे उभार होती हैं छोटी आंत में, उसको दीर्घरोम कहते हैं। आइए चलिए इस प्रश्न में आंतों से संबंधित प्रश्न देखते हैं। वैसे ये बायो का प्रश्न है, कोई बात नहीं, हम लोग इस क्लास में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी से प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब छोटी आंत की बात करें, इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसको कहते हैं डुडेनम। डुडेनम, इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं? डुडेनम, जेजूनम, जेजूनम एंड तीसरा भाग होता है इलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। और छोटी आंत के बारे में अगर आपसे पूछे कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, या फिर अगर आपसे पूछे कि भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो वो होता है कहाँ पे? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की बात करें तो अगर आपसे पूछे इसकी लंबाई बता दीजिए, तो छोटी आंत की बात करें, अगर आपसे पूछे इसकी लंबाई बताइए कितनी है, तो 6 मीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 6 मीटर इसकी लंबाई है। और बड़ी आंत की बात करें यहीं पे बड़ी आंत की लंबाई भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे 20 फीट भी मिलता है, 6 × 18 लगभग 20 फीट भी एग्जाम में मिलता है। फीट में पूछे तो 20 फीट बता सकते हैं। बड़ी आंत की बात करें, इसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर मिलती है। कितनी? 1.5 मीटर। फीट में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1.5 का कितना होगा? लगभग 5 फीट होगा। ठीक। और बड़ी आंत से जल का अवशोषण, अगर आपसे पूछे कि जल का अवशोषण किस आंत से होता है, जैसे भोजन का अवशोषण पूछेगा तो छोटी आंत से, लेकिन जल यानी कि पानी का अवशोषण जो है वो बड़ी आंत से होगा। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। छोटी आंत की आंतरिक परत में उंगलियों की जैसे उभार को क्या कहते हैं? इसको दीर्घरोम कहते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन या फिर भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत को 3 पार्ट में, डुडेनम, जेजूनम और इलियम। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो डिडूनम, जेजूनम, इलियम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बड़ी आंत के बारे में जब पढ़ेंगे तो और भी चीजें देखेंगे, लेकिन इसकी लंबाई आप लोग ध्यान रखेंगे, 1.5 मीटर। जल का अवशोषण बड़ी आंत से होता है। कंप्यूटर क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? तो इसका बोलते हैं, WC3 को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है। क्या होता है? कंसोर्टियम, इसका पूर्ण रूप। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। www तो आप जानते हैं कि www अगर आपसे पूछे तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? वर्ल्ड वाइड वेब इसका होता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे W3C, मतलब www तो 3 बार है ही और C भी है, तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। URL का कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि एडिशनल प्रश्न हम लोग का पढ़ने का आदत है, तो इसी वजह से अगर URL पूछे तो यूनिफॉर्म, और एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे नहीं कि हम लोग बेफालतू में पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। सीपीयू का भी पूछे, आगे चल के इसके पार्ट भी होते हैं सीपीयू के, तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? एग्जाम में पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म पूछे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन पूछे वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लैन का पूछे लोकल एरिया नेटवर्क, ये होता है लैन का फुल फॉर्म। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, ये सभी बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं। कंप्यूटर क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? हमने बताया वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका फुल फॉर्म होता है। और www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका अर्थ होता है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर।
1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग एक गंगा नदी पे बना हुआ है, पूछा जाएगा गंगा नदी पे बना हुआ है, कब बना है ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो 1886 में बना है। कब बना है ये? 1800 नहीं 1986 यार, 1886 में बनेगा। तो ये बना है 1986 में। कब बना है? इसका निर्माण 1986 में हुआ है। और ये भी पूछा गया है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो ये आपके प्रयागराज से जाता है हल्दिया तक। कहाँ पे? प्रयागराज से हल्दिया तक। हल्दिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। हल्दिया बंदरगाह वेस्ट बंगाल। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से जाता है, हल्दिया वेस्ट बंगाल तक। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। निर्माण 1986 हमने बता दिया। और कुछ कम से कम 3 वाटरवे का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे तो है 6, लगभग 6 है। ठीक, मेन मुख्य रूप से 6 वाटरवे है। तो NW2 नेशनल वाटरवे 2 का ध्यान रखेंगे। ये जाता है सादिया से डुबरी। ये कहाँ से? सादिया से डुबरी। और ये भी बात आप लोग याद रखेंगे कि ये किस नदी पे बना हुआ है। तो सादिया से डुबरी जाता है, किस नदी पे बना हुआ है? वाटरवे 2। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में ये बना हुआ है। और NW3 के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पूछे कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये कोलम से कोट्टापुरम तक जाता है। कहाँ से जाता है? कोलम साउथ में है ये। तो ये कोलम से कोट्टापुरम। आप लोग को एक प्रश्न देते हैं, आप लोग बताएंगे कि ये किस नदी पे स्थित है। आप लोग सर्च करके बताएंगे किस नदी पे स्थित है। ऑप्शन भी मैं दे सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं ऑप्शन। ठीक, नहीं तो आप लोग तुक्का मार देंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। और गंगा नदी पे ये बना हुआ है। निर्माण इसका 1986 में प्रयागराज से हल्दिया तक ये जाता है। ठीक, NW2 का ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है और सादिया से डुबरी तक जाता है। और NW3 ये कहाँ से है? नेशनल वाटरवे 3। ये कोलम से कोट्टापुरम है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ये इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक, 1976 में। वैसे और एक और एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सूचना का अधिकार है, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, सूचना का जो अधिकार जिसे RTI कहते हैं, RTI ये कब आया था? सूचना का अधिकार अधिनियम इसे भारत में कब लाया गया था? तो ये भारत में लाया गया 2005। ये एडिशनल प्रश्न है। इस प्रश्न ये 10वें प्रश्न से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये पूछे कि किस पे लागू नहीं होता है, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम किस पे नहीं लागू होता है। तो देखिए यहाँ पे निजी प्राधिकरणों पे ये लागू नहीं होता है। तो इसी वजह से ये याद रखेंगे। ये भी बात पूछा गया है कि किस पे लागू नहीं होता है। तो निजी प्राधिकरण, जो भी प्राधिकरण आपके निजी हैं उस पे ये सूचना का अधिकार अधिनियम नहीं। चलो इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम, वहीं पे एक प्रश्न और आप लोग याद रखेंगे RTI, इसके ये आया था 2005 में। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस वजह से महत्वपूर्ण है। किस पे लागू नहीं होता है? तो निजी प्राधिकरणों पे लागू नहीं होता है। ये भी बात यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो देखिए हमारे एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान और कहाँ पे है, किस जीव के लिए फेमस है, ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। तो सरिस्का पूछे तो ये राजस्थान में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, अगर आपसे पूछे काबुल लामजाओ, तो ये कहाँ पे है? मणिपुर। ये तैरता हुआ भारत का नेशनल पार्क है, मणिपुर में यहाँ पे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो ये बिहार में है। बिहार में फेमस नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ये बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पे नामदफा पूछ ले, राष्ट्रीय उद्यान नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश का है, वहाँ पे फेमस है। अगर आपसे पूछे कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये सभी जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। एक और उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, आप लोग उसका नाम बताएंगे। मानस पूछ ले, कहाँ पे है? मानस नेशनल पार्क बहुत फेमस है। एक सिंग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा फेमस है असम में।
तो ये सभी कहाँ पे है? असम में। वहीं पे एक आप लोग ध्यान रखेंगे सलीम अली जो नेशनल पार्क है, क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। एडिशनल पॉइंट के तौर पे हमने कुछ और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देखा, जैसे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। लोकटक झील पे ये बसा हुआ है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नेशनल पार्क पूछे कहाँ पे है? बिहार में। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। सलीम अली नेशनल पार्क हमने बताया जम्मू कश्मीर है, सलीम अली के नाम पे ये रखा गया है। ठीक, सलीम अली नेशनल पार्क। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो जो 18वीं लोकसभा है इसके अध्यक्ष ओम बिरला। वर्तमान समय जो लोकसभा है वो 18वीं नंबर की है, इसके अध्यक्ष है ओम बिरला। आइए चलिए कुछ हमारे और अध्यक्षों के बारे में देख लेते हैं वर्तमान समय कौन क्या है। जैसे यूपीएससी के अगर अध्यक्ष की बात करें, यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो ये है अजय कुमार। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार वर्तमान समय भारत में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। वैसे अगर आपसे पूछे कि हमारे जो महान्यायवादी हैं कौन है, न्यायवादी कौन है हमारे वर्तमान समय, तो महान्यायवादी की बात करें तो आर वेंकट रमणी हमारे महान्यायवादी हैं। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सीएजी के बारे में पूछे वर्तमान में कौन है, तो संजय मूर्ति भारत के सीएजी वर्तमान समय। इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में हमने बताया कौन है वर्तमान समय में, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के वर्तमान समय कौन है? तो ये है ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान समय 26वें नंबर के। तो ये बातें यहाँ पे देखिए, हमने कुछ अधिकारियों के बारे में बताया और उनके पद के नाम और उनका नाम। देखिए भारत में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हो गए। और वहाँ पे राज्यसभा के अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएंगे? सीपी राधाकृष्णन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं अनुच्छेद 64 के तहत? वो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष महान्यायवादी पूछे आर वेंकट रमणी, और सीएजी संजय मूर्ति है, और यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार जी हैं। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।